हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आपका कीमती वक्त ना ज़ाया करते हुए मेरे पिछले वीडियो में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो या आपने वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर देखें। उसमें आपको समझ में आएगा कि जो टोटल आपकी पोजीशन वही रहेगी। आप एक अकाउंटेंट हैं बिजनेस के, और बिजनेस के अपने ही ऑनर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके शेयर होल्डर्स, तो वो बिजनेस और उसके अपने शेयर होल्डर्स ऑपोजिट एंटिटी टू ईच अदर हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आपको कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी कोई चीज़ इन्वॉल्व है, आपको बिजनेस की बुक्स में उसे रिकॉर्ड करना है। वो लेन देन ऑपोजिट एंटिटी के साथ जो हो रहा होगा, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो बिजनेस के अपने ऑनर्स हों लाइक शेयर होल्डर्स, तो यू हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में आपको पता है कंपनीज द्वारा ये बनाई जाती है। तो हम अपने माइंड में जिस बिजनेस को रखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हम एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं, राइट। तो अब बात अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जाए तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मोटा मोटे तौर पर उसके बारे में बताया था कि जब एक अकाउंटेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, तो उसको बढ़िया तरीके से बनाने के लिए टोटल एक्टिविटीज जिनमें एक अकाउंटेंट इनफ्लो या आउटफ्लो, कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, सहूलियत के लिए, आसान करने के लिए टोटल एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 पार्ट में टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड किया जाता है। फिर इनको क्लच करके इनके डाटा को नेट इनफ्लो या आउटफ्लो का पता चलता है। अब आज हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आज समझने की कोशिश करते हैं ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जिसे आप कह सकते हैं इमेजिनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बना रहा हूं, राइट। थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी इट्स गिवन। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको दिया गया है वो 1,00,000 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद कुछ इनकम्स हैं जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड में दिखाई हुई हैं। मान लेते हैं दैट इज रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेंट भी 10,000 मिला है, इंटरेस्ट भी 10,000 मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड वो भी 10,000 है, और एक और इनकम ले लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी मान के चलिए कि 10,000 है। तो इस तरीके से हम देखें, हमें किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है या हम एज एन अकाउंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 का आपको दिया गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट वाली साइड में आपने कुछ और इनकम्स भी दिखाई हैं, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, सब 10,000। तो ये हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट आपके पास, ये जो प्रॉफिट का टोटल बन रहा है ये 1,40,000 बन रहा है, राइट। अब कुछ एक्सपेंसेस को ले लेते हैं, है ना। अब कुछ एक्सपेंसेस को ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं टू सैलरीज 10,000, टू रेंट 10,000, टू डेप्रिसिएशन
10,000 एंड टू कोई फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ किया गया है, टू फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ दैट इज 10,000। तो अकाउंट देख के आपको पता चल रहा होगा कि एक बिजनेस का जिसका ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख था, फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और भी जो इनकम से ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट आप अगर उसके नेचर को देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम 100% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया गया होता है, हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट 100% जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस हैं या बिजनेस की जो रेगुलर ऑपरेशंस है, रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से ही जनरेट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको याद हो तो किस तरीके से निकाला जाता है, सेल्स माइनस परचेजेज एंड एक्सपेंसेस। कितने का माल बेचा, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और उसमें से आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड में दिखाते हैं, वो सारे माइनस करने के बाद मोटे मोटे तौर पर जो प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जनरेट होता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 100, उसका नेचर अगर देखा जाए तो वो 100% ऑपरेटिंग रिजल्ट है। बट जब हम नेट प्रॉफिट निकालने की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब नेट प्रॉफिट निकाला जाता है तो उस टाइम पे नेट मतलब प्योर प्रॉफिट। तो जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात आती है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो 100% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, राइट, उसमें हम वो सारी इनकम्स को ऐड किया जाता है जो चाहे अदर सोर्सेज से भी क्यों ना हो रही हो, चाहे वो इनकम बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन की वजह से ना भी हो रही हो, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या जिनको आप कह सकते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उस समय हम, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में और भी सारी इनकम्स को ऐड कर देते हैं चाहे वो किसी भी सोर्स से हो रही हो। बट अगर जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर उस साल का प्योर प्रॉफिट निकालना हो तो हमें सारी इनकम्स को इंक्लूड करना पड़ता है। इसीलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ और इनकम्स को भी एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो मैंने आपको पहले बताया। सबका 10,000 का वैल्यू लेने के बाद 1,40,000 का एक बिजनेस के पास टोटल प्रॉफिट हुआ क्रेडिट वाली साइड। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली साइड में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, राइट। तो वो जब आपने दिखाए उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि लाइक सैलरी आपने 10,000 की दी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली साइड में 10,000 की सैलरी दिखाई हुई है, रेंट दिखाया गया है 10,000 रुपये का, डेप्रीशिएशन को डेबिट किया गया है 10,000, और फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया गया 10,000। तो टोटल 1,40,000 में से जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास होके आया, टोटल प्रॉफिट, उसमें से जब 40,000 जो हमने और एक्सपेंसेस किए वो माइनस करने के बाद हमारे पास 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। तो अब अगर हम जनरली मतलब नॉर्मल बातचीत में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या इस नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जा सकता है? तो फिर मेरा इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस केस में अगर आप गौर से देखें तो जब हमने ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उस टाइम पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को 1 लाख दिया था उन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में तो हम 100% श्योर है कि ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो ऑपरेटिंग रिजल्ट की वजह से ही हुआ था, तो 1 लाख के प्रॉफिट को तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, राइट। बट जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त जो हमने इनकम्स वाली साइड में इनकम्स को दिखाया था
उस इनकम्स में ऑपरेटिंग रिजल्ट तो था, बट उसके अलावा भी कुछ इनकम्स हमने, क्योंकि हमने तो सभी किस्म की इनकम्स दिखाई थी, तो हमने यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे हमने कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी दिखाया था, राइट। और जब हमने खर्चों वाली साइड में एक्सपेंसेस को डेबिट किया था उसमें भी अब ध्यान से अगर हम देखें तो सैलरी ये तो एक ऑपरेटिंग खर्चा है, रेगुलर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ खर्चा है। रेंट ये भी रेगुलर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ खर्चा है, राइट। बट अगर हम यहाँ पे बात करें फिक्टिशियस एसेट्स की या हम डेप्रिसिएशन की बात करें, तो डेप्रिसिएशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम फिक्टिशियस एसेट को ले लेते हैं। तो अगर आपने कोई फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया है ना, आपको पता है फिक्टिशियस एसेट काल्पनिक एसेट होते हैं, आप उनको एज एन एसेट दिखाते हैं बट हर साल थोड़ा थोड़ा उनको P&L में ट्रांसफर करके खत्म करते जाते हैं, इसको राइट ऑफ करना कहा जाता है, राइट। किसी भी एक्यूमुलेटेड लॉस को आप डिवाइड करते हैं उन ईयर्स के बीच में जिन ईयर से रिलेटेड उनका, आप इस तरीके से कह लीजिए कि जिन लॉसेस को, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये फिक्टिशियस एसेट को जब राइट ऑफ किया जाता है इसका क्या मतलब है, कोई ऐसा लॉस जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी हो या कोई ऐसा लॉस जो आपने एज एन अकाउंटेंट बुक में डेबिट तो किया बट जिस वजह से वो लॉस डेबिट करना पड़ा, यानी जिस चीज के साथ वो लॉस जुड़ा हुआ था उस चीज के जो बेनिफिट थे वो आपको ओवर द ईयर्स मिलने वाले थे, राइट। तो एक्रूअल कंसेप्ट को अगर फॉलो किया जाए, वो तो आपको पता है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई फिगर दिखाया जाता है वो तो एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, मींस रिलेटेड टू करंट ईयर जितना फिगर होता है उतना ही दिखाया जाता है। तो अब जब किसी भी ऐसे लॉस को डेबिट एज एन अकाउंटेंट किया जाता है कि जिसका बेनिफिट, जिस वजह से वो लॉस को डेबिट किया गया है उस चीज का बेनिफिट सिर्फ उसी साल तक रिलेटेड नहीं होता, आने वाले कुछ सालों में भी उसका बेनिफिट मिलता है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये जरूर बनता है कि फिर इस टोटल लॉस को भी पूरा का पूरा उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, इसका भी एलोकेशन बनता है, यानी जो टोटल एक्सपेंस एज एन अकाउंटेंट आपने डेबिट किया उसको उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, जितना उस साल के हिस्से में आता है ऑन एन एवरेज, जितना भी उस साल के हिस्से में आता है उतना ट्रांसफर करके खत्म कर दिया जाएगा और बाकी का जो डेबिट बैलेंस बच जाएगा, राइट, उससे आपको पता है जितने भी बैलेंसेस जब अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं उसके बाद जितने भी बैलेंसेस बचते हैं उनको या तो एसेट साइड में शो किया जाता है या लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, क्योंकि बैलेंसेस के लिए ही तो बैलेंस शीट बनती है, राइट। तो फिर ये एक ऐसा लॉस था जिसका जितना आपने डेबिट किया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके क्रेडिट कर दिया और बाकी इसका डेबिट बैलेंस ही शो कर रहा है, राइट। तो भाई कहाँ दिखाएंगे, तो मजबूरी है कि डेबिट बैलेंस है, आपको पता है एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो मजबूरी में एक लॉस को हमें एसेट वाली साइड दिखाना पड़ता है, राइट। इसीलिए इनको काल्पनिक एसेट कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है, राइट। तो इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, इनको हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करके बुक से खत्म कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो इस साल कोई ऐसा फिक्टिशियस एसेट जिसको इस साल राइट ऑफ किया गया है, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस साल का जो वो फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ किया गया है वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट वाली साइड में शो होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं तो हमारे ध्यान में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट दिया गया है जब इसको कैलकुलेट किया गया था उस टाइम पे जो इनकम्स हमने ली थी, अगर उनमें जो भी इनकम्स ली गई थी वो सारी की सारी रेगुलर ऑपरेशन से जुड़ी हुई इनकम होती और जो खर्चे आपने डेबिट वाली साइड में दिखाए थे वो सारे के सारे खर्चे रेगुलर ऑपरेशन से जुड़े हुए ही खर्चे होते, तो डेफिनेटली इस नेट प्रॉफिट को हम कह सकते थे कि यार ये तो ऑपरेटिंग रिजल्ट है ना। बट हमें पता है जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया इस एग्जाम्पल में, वहां पे इसको कैलकुलेट करते वक्त हमने बहुत सारी ऐसी इनकम्स भी दिखाई थी जिनका नेचर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का था,
क्लियर। और जब खर्चों वाली साइड में हमने जो आइटम्स दिखाई थी उसमें भी कुछ खर्चे ऐसे थे जिनका नेचर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का था, जैसे आपने किसी फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया। तो क्लियर। तो अब उस टाइम पे अगर देखा जाए तो फिर हम इस नेट प्रॉफिट को हमारा सबसे पहले जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे उस टाइम पे हमारा सबसे पहला एक्शन होगा, अगर हमें नेट प्रॉफिट इज गिवन, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, जो नेट प्रॉफिट उस साल कमाया गया है, वो नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया गया है उसे आप ऑपरेटिंग रिजल्ट नहीं कह सकते, जबकि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग रिजल्ट की ही बात करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही बात करनी है। इसलिए जो नेट प्रॉफिट दिया गया है उसमें से आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना पड़ेगा, अगर आपने ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसी इनकम्स को लिया था जो जिनका नेचर नॉन ऑपरेटिंग था। क्लियर। तो यानी जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स credited to profit and loss account while calculating this profit। क्लियर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमें 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया गया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको उन इनकम्स को जिनका नेचर नॉन ऑपरेटिंग है। तो अब बाकी इनकम्स को देखने की कोशिश करते हैं। ये सभी की सभी इनकम्स जो मैंने आपको बताई, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये जो इनकम्स हैं ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। इनको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कहते हैं। क्लियर कि ये जो इनकम्स हैं बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से जनरेट नहीं हुई। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि रेंट रिसीव्ड है, आपके बिजनेस को रेंट मिला है। अब सोचिए रेंट क्यों मिला होगा, यानी बिजनेस का कोई एसेट कोई दूसरा यूज कर रहा है और उस एसेट को यूज करने के बदले में वो बंदा रेंट दे रहा है। तो यानी बिजनेस की एक प्रॉपर्टी या बिजनेस का एक एसेट जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा था, उसको रेंट पे दे दिया गया, वहां से एक इनकम जनरेट हो रही है। तो दिस इज नॉट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। दैट एसेट इज नॉट यूज्ड इन द रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। उससे होने वाली इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही कही जाएगी, है ना। किसी कंपनी के पास पैसा स्पेयर पड़ा हुआ था, कैश जितना ऑपरेशन में यूज होना था हो गया, बाकी स्पेयर बचा था, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, वहां से उनको इंटरेस्ट मिल गया। अब ये पैसा जो बैंक में जमा करवाया गया है वो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन में तो उस साल यूज ही नहीं हुआ जिस साल की अकाउंटिंग की जा रही है, तो इस पे होने वाली इनकम ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कही जाएगी। इसी तरीके से डिविडेंड रिसीव्ड, आपने किसी अपनी कंपनी का पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पे उस कंपनी ने आपकी कंपनी को डिविडेंड दिया, तो वो भी एक इनकम है, बट उसका भी नेचर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, राइट। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिया गया है, तो फिक्स्ड एसेट को बेचना बिजनेस का रेगुलर ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो फिक्स्ड एसेट खरीदता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बहुत देर तक यूज करने के लिए, राइट। अगर बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है तो, है ना, लाइक आपने कोई लैंड खरीदा है जिस पे आपने बिल्डिंग बनानी है, तो डेफिनेटली या कोई बिल्डिंग बनाई है आपने, तो जब तक वो बिल्डिंग अपनी पूरी कैपेसिटी 100% तक यूज नहीं होगी, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू परचेज अनदर बिल्डिंग, तो इट टेक्स टाइम, राइट। तो ये जो फिक्स्ड एसेट हैं है ना, इसको बेचना, इसका मतलब बिजनेस का रेगुलर ऑपरेशन नहीं है, राइट। उसको बेचने पे अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको भी आपने इनकम वाली साइड में दिखाया, बट उसका नेचर भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्लियर। तो जब आप सिर्फ ऑपरेटिंग रिजल्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट को आप टोटल ऑपरेटिंग रिजल्ट नहीं कह सकते, राइट। इसीलिए उस नेट प्रॉफिट में से अगर उस नेट प्रॉफिट में कोई ऐसी इनकम है जिसका नेचर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे माइनस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो 80,000 में से फिर हम यहाँ पे 40,000 माइनस कर देंगे, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से अगर जो खर्चे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त जिन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली साइड में शो किया गया है,
क्लियर? अगर उन एक्सपेंसेस में कोई भी ऐसा खर्चा होगा जिसका नेचर नॉन ऑपरेटिंग हो, या कोई भी ऐसा खर्चा होगा जो चाहे ऑपरेटिंग हो बट उसमें कैश मूवमेंट ना हुआ हो, क्योंकि आप ध्यान रखिए आप बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जाए तो नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। यानी अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी तो उसे माइनस किया जाएगा, और अगर नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए गए होंगे तो उन्हें ऐड किया जाएगा। तो यहां पे राइट, तो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, राइट, तो कैश मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली साइड में दिखाया गया है, खर्चा दिखाया, जब आप खर्चा दिखाते हैं तो प्रॉफिट डाउन चला जाता है। आपने कोई ऐसा खर्चा दिखाया हुआ है जिस खर्चे की वजह से आपका जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो डाउन चला गया, बट उस खर्चे में कैश मूवमेंट ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो खर्चा दोबारा ऐड करना पड़ेगा ताकि आप ऑपरेटिंग रिजल्ट तक पहुंचे या कैश मूवमेंट के हिसाब से आप रिजल्ट निकाल पाए, यानी कैश फ्लो भी आप कवर कर पाए। तो डेफिनेटली जब जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, और प्लस करना पड़ेगा जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स हैं जो डेबिट किए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया गया है इसमें तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, ना तो इसमें कोई कैश मूवमेंट होता है और ना ही ये बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन का पार्ट है। क्लियर? तो फिक्टिशियस एसेट को भी प्लस किया जाएगा जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड में दिखाए गए। और दूसरा अगर आप डेप्रीशिएशन को देखें तो डेप्रीशिएशन देखो, फिक्स एसेट यूज हो रहा है तो वो रेगुलर ऑपरेशन में यूज हो रहा है, उस पर डेप्रीशिएशन हो रहा है, नो डाउट इट इज, इसका नेचर ऑपरेटिंग है, बट क्या इसमें कैश मूवमेंट है? जब डेप्रीशिएशन किया जाता है एज एन अकाउंटेंट, आपको याद होगा, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू एसेट अकाउंट किया जाता है, एसेट की वैल्यू को कम कर दिया जाता है, कैश मूवमेंट नहीं होता, राइट? तो इसलिए जब ऐड किए जाएंगे तो नॉन ऑपरेटिंग को भी देखा जाएगा और नॉन कैश आइटम्स को भी देखा जाएगा। यानी जब जो नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया है उस नेट प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग रिजल्ट नहीं बोल सकते, या उस नेट प्रॉफिट को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कह सकते। इसलिए जो नेट प्रॉफिट दिया गया हो उसमें से अगर उस नेट प्रॉफिट में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिटेड है तो उसे माइनस किया जाएगा, और कोई भी एक्सपेंस जो या तो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है उसे ऐड किया जाएगा, तो फिर वो जाके आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट बन जाएगा। तो यानी जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कह लो या इन्हें नॉन कैश आइटम्स, यानी नेट प्रॉफिट जो दिया गया है उसमें माइनस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऐड करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस साल का आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, अगर उस टाइम पे उन इनकम्स को क्रेडिट और उन खर्चों को डेबिट किया गया तो डेफिनेटली इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग को और नॉन कैश आइटम्स को, और नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की गई है उन्हें प्लस करना पड़ेगा। तो जाके हम कह सकते हैं कि यार इस रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है इसमें हमने नॉन कैश वाला भी कवर कर लिया और नॉन ऑपरेटिंग का जो अफेक्ट था वो भी हमने क्लोज कर दिया, तो बाकी जो रिजल्ट बचेगा वो ऑपरेटिंग रिजल्ट ही बचेगा। तो यानी जो नेट प्रॉफिट इज गिवन उसमें से माइनस किया जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और प्लस किया जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक डेप्रिसिएशन एंड फिक्टिशियस एसेट रिटन ऑफ। तो यानी 20,000 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 60,000। तो 60,000 जो फिगर निकल के आपके पास आएगा इसे आप ऑपरेटिंग रिजल्ट बोल सकते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। समझ आ, यानी कि
थोड़ा सा इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। जब एज एन अकाउंटेंट आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस समय अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, उस टाइम पे क्या जो नेट प्रॉफिट दिया गया है उसे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह सकते हैं? नहीं, राइट। इसलिए जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया होता है, यानी नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, जो नेट प्रॉफिट उस साल कमाया गया है, उस नेट प्रॉफिट में अगर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन कैश आइटम है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, तो उसे माइनस किया जाएगा। और कोई भी ऐसा आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की गई थी जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, बट उसका नेचर या तो नॉन कैश था या नॉन ऑपरेटिंग था। लाइक नॉन कैश में मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया, नॉन ऑपरेटिंग में मैंने आपको कोई भी फिक्टिशियस एसेट जब रिटर्न ऑफ होता है, वो भी एक एग्जांपल है नॉन ऑपरेटिंग का। क्लियर? तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, उन्हें प्लस किया जाएगा, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑपरेटिंग रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर? बट यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो जब ये आप नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट कर देते हैं तो ठीक है, आपका जो आपको ऑपरेटिंग रिजल्ट चाहिए वो आ गया। बट हमें यहाँ भी एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। तो जो खर्चे आपने नॉन कैश थे, लाइक जो 100% नॉन कैश थे, पता था श्योर, लाइक डेप्रिसिएशन इज टोटली नॉन कैश, तो उसका इफेक्ट आपने प्लस करके खत्म कर दिया। क्लियर? तो बाकी जो बचा, वो बाकी जो इफेक्ट रहा वो कैश का ही रहा, कैश आइटम्स का ही रहा। सोचिए अगर आप ये दो चीजें माइनस कर देते हैं, तो जो सैलरीज आपने दिखाई हैं 10,000, या जो रेंट आपने 10,000 दिखाया है, यार ये तो रेगुलर ऑपरेशन से जुड़े खर्चे थे ना, इनको अगर माइनस किया गया तो ठीक किया गया है, क्योंकि इनका नेचर ऑपरेटिंग है। क्लियर? वहां तक तो ठीक है। बट जो सैलरीज आपने 10,000 की दिखाई है या रेंट आपने 10,000 का दिखाया है, अगर तो इतना ही कैश मूवमेंट भी हुआ है, अगर जितना खर्चा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग खर्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स होंगी 100%, उनको तो सीधा प्लस किया जाएगा पूरे फिगर को। बट जो ऑपरेटिंग खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड में दिखाए हुए हैं, अगर तो उनका कैश मूवमेंट भी उतना है, तो कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ और प्लस माइनस करने की आपको जरूरत नहीं है। जो बचेगा फिगर, उसी को आप कह सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग खर्चे आपने दिखाए हैं उनका कैश मूवमेंट भी उतना ही है, उतना। तो जब कैश फ्लो निकाला जा रहा है तो कैश मूवमेंट को ही तो देखा जाता है, यानी जितने ऑपरेटिंग खर्चे दिखाए गए हैं, कैश मूवमेंट भी अगर उतना हो तो ठीक है, इसी को आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह सकते हैं। बट संभावना हमेशा ये रहती है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट में कोई खर्चे दिखाए जाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चों की बात कर रहे हैं, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन अकाउंटेंट जब आप कोई खर्चा दिखाते हो, तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड में जो खर्चे का फिगर दिखाया जाता है वो एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए दिखाया जाता है। यानी जब यहाँ फिगर दिखाया जाता है तो वो रिलेटेड टू करंट ईयर जितना वो खर्चा बनता है वो पूरा वैल्यू दिखाया जाता है, चाहे एक्चुअल पेमेंट आपने ना भी करी हो या कम करी हो या ज्यादा करी हो। पर यहाँ जब दिखाया जाता है तो रिलेटेड टू करंट ईयर ही फिगर दिखाया जाता है, ताकि आपका जो रिजल्ट निकल के आए वो रिलायबल हो। क्लियर? उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। इसलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट को जब फॉलो करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जो खर्चे दिखाते हैं वो उनका फिगर रिलेटेड टू करंट ईयर पूरा दिखाते हैं, चाहे एक्चुअल पेमेंट आपने कम किया हो, ज्यादा किया हो या ना भी किया हो, राइट। तो इस केस में यहां फिगर पूरा दिखाया गया है, बट अगर कुछ रह गया है, लाइक खर्चा यहाँ पे 10 सैलरी की मान लेते हैं, लाइक यहाँ पे सैलरी 10,000 दिखाई गई है, बट एक्चुअल में सैलरी अगर 15,000 बनती थी, सॉरी 10,000 बनती थी और एक्चुअल में सिर्फ 8,000 दी गई है, तो यहाँ पे तो फिर भी कितनी दिखाई गई होगी? पूरी 10,000। बट हमें पता है एक्चुअल कैश मूवमेंट तो सिर्फ 8,000 ही हुआ है, 2,000 तो कैश मूवमेंट हुआ ही नहीं है, बट यहाँ पे हमने पूरी 10,000 सैलरी दिखाई है। तो ये एक सिर्फ सैलरी का एग्जाम्पल है। कोई भी खर्चा जो ऑपरेटिंग खर्चा आपने यहाँ पे दिखाया, अगर उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं
कि उस खर्चे का कोई पार्ट या तो आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है, तो डेफिनेटली या तो वो करंट एसेट बना होगा या वो करंट लाइबिलिटी बना होगा। कोई भी खर्चा जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाली साइड में दिखाया है वो तो एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए दिखाया है, राइट। अगर जितना फिगर दिखाया गया है कैश मूवमेंट भी उतना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें से सिर्फ आपको नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट उसको माइनस करना है, और जो 100% नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स है उनको प्लस कर देना है, लाइक डेप्रिसिएशन एंड फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। बट जो ऑपरेटिंग खर्चे दिखाए गए हैं अगर तो उनका भी कैश मूवमेंट उतना ही है जितना दिखाया गया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज निकल के आएगी, लाइक यहाँ पे 60,000 निकल के आया, उसी को आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। बट अगर ये जो ऑपरेटिंग खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए गए हैं अगर इनमें कोई डिफरेंस है कि मतलब दिखाया ज्यादा गया है बट एक्चुअल या जितना दिखाया गया है एक्चुअल कैश पेमेंट उससे ज्यादा है या कम है, क्लियर। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसकी एडजस्टमेंट करना बनता है। समझ आ रही है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश मूवमेंट से आपका कंसर्न होता है कि भाई हमने उतना ही रिकॉर्ड करना है, कोई खर्चा हमें उतना ही दिखाना है जितना कैश मूवमेंट हुआ है। बट डाटा तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो फिगर जो दिखाया गया होता है वो तो पूरा दिखाया गया, जितना रिलेटेड टू करंट ईयर होता है, जितना रिलेटेड टू करंट ईयर बनता है वो फिगर पूरा दिखाया गया होता है, राइट। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग या एडवांस है जिसका हमें किसी और इंफॉर्मेशन से पता चलता है तो डेफिनेटली कोई भी खर्चा जिससे रिलेटेड कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग होगा या तो वो करंट एसेट बनेगा या वो करंट लाइबिलिटी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया जाता है तो सिर्फ हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑनर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को, मैंने अगर आप पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो और आप देखें तो उसमें मैंने बताया है कि जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सारी लाइबिलिटीज को देखेंगे बट करंट लाइबिलिटीज को छोड़ देंगे। इसी तरीके से जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे उस टाइम पे आप सारे फिक्स्ड एसेट को तो देखेंगे, उनमें मूवमेंट तो चेक करेंगे कि इनफ्लो आउटफ्लो क्या कब हुआ है और कितना हुआ है, बट उस टाइम पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त आप करंट एसेट को नहीं कंसीडर करेंगे। तो पिछले वीडियो में आप अगर देखें तो मैंने आपको कहा था फाइनेंसिंग करते वक्त आप करंट लाइबिलिटीज को इग्नोर मार देंगे और इन्वेस्टिंग करते वक्त आप करंट एसेट को इग्नोर मार देंगे। वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि कोई भी करंट एसेट और कोई भी करंट लाइबिलिटी जो जनरेट होगी ड्यूरिंग द ईयर वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगी, इन एक्सपेंसेस और इन इनकम से रिलेट करेगी। इन्हीं का कोई पार्ट होगा जिसकी वजह से कोई करंट एसेट जनरेट हुआ होगा या कोई करंट लाइबिलिटी बनी होगी, क्लियर। तो मैंने कहा अगर तो जितना खर्चा ऑपरेटिंग खर्चे जितने दिखाए गए हैं कैश मूवमेंट भी उतना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम जो P&L में डेबिट की गई हैं 100% उनको ऐड करेंगे तो वही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा। बट अगर जो ऑपरेटिंग खर्चे दिखाए गए हैं एक्चुअल कैश मूवमेंट जितना दिखाया गया है उससे कम या ज़्यादा होगा तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। इस फिगर में नॉन ऑपरेटिंग और 100% जो नॉन कैश है उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को भी कंसिडर करना पड़ेगा ताकि आप उसका एग्जैक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल पाओ, क्लियर, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला जाता है उस टाइम पे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, क्लियर। तो इसके फॉर्मेट को अगर आप समझने की कोशिश करें, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको समझ में आ गया, मैं मिटा सकता हूं ताकि मैं आपको जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। तो अभी आपने देखा कि अगर नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द नेट प्रॉफिट अर्न
ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। तो इसको सम अप करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, तो आपको पता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आप उसमें से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें ऐड किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि अगर ऑपरेटिंग खर्चे जितने दिखाए गए हैं और उनका एक्चुअल जो कैश मूवमेंट है वो जितना दिखाया गया उससे कम या ज्यादा हो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं करंट एसेट या करंट लायबिलिटी बन रहा होगा। तो इसका मतलब जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो डेफिनेटली ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हैं, इनमें अगर इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जनरेट हो रही है, और ये किस वजह से, और डेफिनेटली किस वजह से होंगी, जो आपने ऑपरेटिंग खर्चे दिखाए हुए हैं, तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट भी आपको उनका उन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ होगा उसका भी इफेक्ट आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए जब इसमें आपको अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसे प्लस करना पड़ेगा, अगर आउटफ्लो हो रहा है उसे माइनस करना पड़ेगा। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो किसका बोला जा रहा है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब ये जो फिगर आपके इससे पहले जो फिगर निकल के आपके पास आएगा उसे आप बोल सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है जो आपके बुक के हिसाब से है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं कि क्यों किसी चीज को प्लस किया जा रहा है और क्यों किसी चीज को माइनस किया जाता है, ताकि आपको जो वो फॉर्मेट है वो रटना ना पड़े। ये मैं आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? ठीक है। तो अब आप देखिए, जब आप नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट करेंगे, जो किसमें, जो नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश की जब एडजस्टमेंट की जाती है, उसके बाद जो फिगर निकल के आता है, आपको पता है कि यार अभी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट भी करनी है, राइट? अगर ऑपरेटिंग खर्चों की वजह से कोई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बना है इस साल, जिस साल की अकाउंटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उसको भी ऑपरेटिंग का रिजल्ट ही बनाना पड़ेगा। तो करना क्या है? अगर इनफ्लो होगा तो प्लस करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, अगर इनफ्लो महसूस होगा तो प्लस करना है, अगर आउटफ्लो होगा तो उसे माइनस करना है। बट उससे पहले की फिगर को क्या कहा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का जो रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो इनफ्लो और आउटफ्लो हैं उनका एडजस्टमेंट करना है। तो फिर जब आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के साथ डील करेंगे तो डेफिनेटली करना क्या है? अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसे प्लस करेंगे, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे, राइट? अब यहां पे ये समझने की बात है कि इनफ्लो कब हो? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के जब हम साथ हम डील करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है? क्लियर? तो आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक स्टॉक की एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेंट्री की। एक करंट एसेट है। अब मानिए कि 2 साल के फिगर्स आपको दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, 2010 और 2011। 2010 में जो स्टॉक है वो 2 लाख का था, और 2011 में वो बता रहे हैं स्टॉक 1 लाख का हो गया। 2010 में स्टॉक 2 लाख का है, ले लेते हैं स्टॉक का एग्जांपल। 2010 में ये 2 लाख का है, और 2011 में ये 1 लाख का हो गया। तो क्या पता चलता है इससे? यही वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं बाकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के साथ। क्लियर? समझने के लिए आप
मैं आपको स्टॉक की एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि जिन करंट एसेट्स के साथ और जिन करंट लाइबिलिटीज के साथ आप डील करने वाले हैं और आपको देखना है यार प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, यानी इनफ्लो कब हो रहा है और आउटफ्लो कब हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें एक आप स्टॉक अपने माइंड में, स्टॉक का एग्जांपल अपने माइंड में रख सकते हैं। लाइक मान लेते हैं कि करंट एसेट्स की बात हो रही है तो वहां पे स्टॉक है, तो स्टॉक 2010 में 2 लाख का दिखाया गया है और 2011 में वो 1 लाख का हो गया। क्लियर? अब एज एन अकाउंटेंट आप देखेंगे यार 2010 में 2 लाख का था, 2011 करंट ईयर में वो कम होके 1 लाख का हो गया। तो स्टॉक अगर कम हो रहा है तो क्या मतलब है, राइट? एक बिजनेस का स्टॉक पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम हो गया, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि बेच दिया होगा। तो जब स्टॉक को बेचा गया होगा तो डेफिनेटली कैश अंदर आया होगा। तो इससे हम एक, आप कह लीजिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टॉक का जो मतलब जो रिजल्ट आपको समझ में आया है उसी रिजल्ट को आप बाकी करंट एसेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टॉक से समझ में आया कि जब भी कभी, एक जनरल स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, या जब भी कभी करंट एसेट कम हो रहे होंगे तो इसका मतलब इनफ्लो है, राइट? है ना? और अगर कभी भी करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये आउटफ्लो होगा। लाइक स्टॉक अगर पिछले साल 1 लाख का था, 2010 में 1 लाख का था और 2011 में वो बढ़कर 2 लाख का हो गया, तो क्या मतलब निकल के आया, स्टॉक पहले कम था बढ़ गया, तो मतलब और खरीदा होगा, और जब और स्टॉक खरीदा होगा तो पैसा बाहर गया होगा। तो इससे एक जनरल स्टेटमेंट आप बना सकते हैं कि व्हेनेवर करंट एसेट जब डिक्रीज करेंगे तो इनफ्लो होगा, करंट एसेट जब इंक्रीज करेंगे तो आउटफ्लो होगा। क्लियर? तो यहां पे जब इनफ्लो की बात आएगी तो हम लिख लेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, वो इनफ्लो है, और इंक्रीज इन जो करंट एसेट है वो आउटफ्लो है। क्लियर है ना? तो जनरल स्टेटमेंट, अगर कोई भी करंट एसेट कम हो रहा है मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफ्लो है, और अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो मतलब आउटफ्लो है। तो इसी से उल्टा आप करंट लाइबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं जनरल स्टेटमेंट। अगर करंट एसेट कम हो रहा है तो इनफ्लो है, तो इसका मतलब जब करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो इनफ्लो होगा। क्लियर? तो यहां पे जब देयर इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी तो वो आपका इनफ्लो होगा, और अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगा तो वो आपका आउटफ्लो होगा। क्लियर? ठीक है? तो यानी जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो अगर तो आपको नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, तो उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे माइनस करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे आप ऐड करेंगे, राइट? बट कुछ अफेक्ट करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में भी हो सकता है इनफ्लो आउटफ्लो का, इसलिए उनको डील करते वक्त स्टॉक के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके आप इनफ्लो आउटफ्लो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में निकाल सकते हैं। बट यहां पे ध्यान रखने वाली भी बात है कि जब आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के साथ डील कर रहे होंगे, जब आप उन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आप बना रहे हैं उसमें जब आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को कनेक्ट करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने के लिए, उस टाइम पे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एसेट वाली साइड, इसको आप यहां पे डील नहीं करेंगे ऑपरेटिंग में। इसका भी कारण मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। यानी जब भी आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के साथ डील करेंगे और उनको उठाकर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कनेक्ट करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, तो जब आप करंट एसेट लेके जाएंगे इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करने के लिए, तो उस टाइम पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लेके जाएंगे। इसी तरीके से जब आप लाइबिलिटीज के साथ इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले होंगे उस टाइम पे आप बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेके जाएंगे। क्लियर? अब ये क्यों नहीं लेके जाएंगे, इसके कारण मैं आपको अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा।
आज मेरा मेन मोटिव था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है वो बहुत लंबा सा हो जाता है। बच्चों के सामने ये परेशानी आती है कि वो पूरा का पूरा फॉर्मेट रटना पड़ता है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ, अपने टीचिंग प्रोफेशन में मैंने एक ही बात गांठ मान दी और बच्चों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ, यार ज़िंदगी में रटना सबसे बेकार सी चीज़ है। मुझे लगता है कि जो चीज़ आप समझ जाते हैं पूरी उम्र के लिए वो पक्का हो जाती है। और जब आप बात 11th और 12th की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट की करते हैं, यार ये तो बेसिक्स हैं, ये तो फंडामेंटल्स हैं। इस पे ही तो पूरी नींव या बिल्डिंग खड़ी करनी है फ्यूचर में आपने। तो यहाँ पे रटना तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस में कोशिश करूँ कि मैं आपको चीज़ों के पीछे के कारण समझा पाऊँ कि किसी चीज़ को जब डील किया जाता है तो उसको उस तरीके से क्यों डील किया जाता है, ताकि आपकी समझ बढ़े और हमारी मेहनत रंग लेके आए। हम यहाँ एक एक नंबर के लिए बड़े कॉन्शियस होके चलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियोस आप सब लोगों के काम की हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियोस पहुँचाने की कोशिश करें। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये मैं अपने अगले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी उतनी ही मज़े ले रहे हैं इन वीडियोस को जितने मज़े से मैं इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कीप एंजॉइंग।